और एक सर वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये होंगे हैं। जी सर, ये होंगे शायद 22 जून से बता रहे हैं। तो देखते रहिए अब इनको, क्योंकि आप लोग को पर तो डबल मार है, वो भी होंगे और इसके बाद इसका तो होना ही होना है फाइनल ईयर का। जी सर। लेकिन तुम लोग की यार ये जो अटेंडेंस है ये मुझे डरा रही है, क्या काम होगा तुम लोग का, भगवान ही मालिक है, कैसे काम चलेगा भाई। सर पता नहीं सर, आजकल बच्चे क्लास क्लास नहीं लेते हैं, बहुत कम ही लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। सारी क्लासेस के साथ ऐसे ही जा रहा है आपकी? नहीं सर, सारी क्लासेस के साथ नहीं है, रिचा मैम की लेते हैं कई लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या हो गया यार, मैं क्या डांट वाट रहा हूँ क्या मैं ज्यादा कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर अब पता नहीं सर क्यों नहीं ले रहे हैं। ओके चलो ठीक है, सब तो पास होना चाहिए, अल्टीमेट बात है ये। हाँ सर। और मोटी बात है ये कि अगर तुम लोगों के टच में हो, उनको कोई डाउट हो तो तुम लोग अपने लेवल से क्लियर कर सकते हो, आएंगे हाँ देन इट हाँ। इज गुड। अब अगर आपका एग्जाम भी होना है तो फिर आपके लिए कुछ छोटे मोटे असेसमेंट भी करने पड़ेंगे अपने जी लेवल सर। पर, तो उसमें दिक्कत होगी फिर अगर किसी दिन कोई टेस्ट या कुछ ऐसा रखा गया तो जो लोग नहीं रहते हैं उनको बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। हाँ तो चलिए, दिक्कत तो हो जाएगी। तो आप उनको जो है वो बताते रहिए। और खैर समय इतना हार्ड है कि इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसी बात की नहीं जा सकती है टफ। समय का ही माहौल ही ऐसा टाइट चल रहा है। ओके, तो कुछ स्टडीज़ की बात हम लोग शुरू करें, भले दो लोग हैं फिर आते रहेंगे लोग, जुड़ते रहेंगे। जी सर। जी सर। चलिए, क्योंकि पिछले उसमें क्या डिस्कस हो रहा था हम लोगों के, अप्लाई। जी सर। सर मैंने शायद क्लास नहीं ली थी इसके पहले वाली। ओके, तो ये जो है ये सप्लाई की बात हो रही थी। सप्लाई मीन्स आप लिख सकते हैं इसको अंडरलाइन करके, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी। मतलब जो भी लेन देन है इसको, यानी जो सामान बेचा जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, दे कंसिस्ट और पजेस सम वैल्यू। अगर उनकी अपनी कोई वैल्यू है तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी टैक्सेबल बाय द जीएसटी रेट्स। वो वैल्यू जीएसटी रेट से टैक्सेबल की जाती है। तो ये जो वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको जीएसटी में बोला जाता है सप्लाई। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। ओके, इसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। अगर रेगु तो पीछे की जिसकी भी जिसने भी ली हो, आप लोग अपना पार्टीशन बना के रखो, तो जो डिस्कस्ड बातें हैं वो आपस में आप में शेयर हो जाए। उस इससे कोई इशू नहीं है कि सारे लोग आके बैठ जाओ, लेकिन आप तक सारी बातें शेयर हो जाए कि किसी एट द टाइम ऑफ एनी एग्जाम और एट द टाइम ऑफ एनी इंटरव्यू या किसी भी समय आपको दिक्कत ना आए रिगार्डिंग दिस टॉपिक और दिस सब्जेक्ट। तो आप लोग आपस में शेयर करते रहो सारी चीज़ों को, जिससे भी काम हो जाएगा। तो ओके सप्लाई का सर। ओके मतलब सर। इसी बात है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ टैक्सेबल इवेंट। ये वो घटना है कि जिसमें जिसमें जीएसटी बोलता है कि अब टैक्स लगेगा। मतलब कि जब भी कोई इस तरीके का लेन देन हो जो कि गुड्स या सर्विसेज के तरीके से है, जिसमें कुछ वैल्यू है, तो वो सप्लाई आपकी जीएसटी जो जुरिस्डिक्शन एरिया है उसमें की जा रही हो, पहली शर्त। और जो पुराने सारे सर टैक्सेस चल रहे थे, जैसे वैट है, सीएसटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी है, इनमें जिन जिन चीज़ों को ट्रांजैक्शन या सप्लाई माना जाता था फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल इवेंट, यानी टैक्स के लिए एक घटना, वो सारे के सारे जीएसटी में मिला दिए गए हैं। और जीएसटी में भी उन्हीं उन्हीं घटनाओं को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है और जिसको हम सप्लाई बोलते हैं। ये डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में, ये पिछली क्लास में हम लोगों के डिस्कस हुआ था। अब अगर ये पिछली क्लास में हम लोग के डिस्कस हुआ था तो इससे अब आगे बढ़ना है। अब
एक बात और इसके साथ डिस्कस हुई थी कि सप्लाई के साथ में कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे होंगे पीछे की क्लास में तो आपने जाना होगा, कंसिडरेशन इज बिल्कुल जनरल टर्म्स में अ टाइप ऑफ रिटर्न इनिशिएशन, के आपको लगे कि हमें पलट के क्या मिलेगा। ये सप्लाई का एक नेचर होना चाहिए। अगर किसी व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को कोई सामान दे रहा है तो उसको रिटर्न की लालच है कि इसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। तो सप्लाई में कंसिडरेशन होना चाहिए, ये भी बोला था उसने। और जो ये कंसिडरेशन है मे बी इन द टर्म्स ऑफ मनी, मे बी इन द टर्म्स ऑफ काइंड, मनी की तरीके से हो या काइंड की तरीके से भी हो सकता है। हाँ, वो काइंड क्या हो कि दैट काइंड इज आल्सो क्वांटिफाइबल इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि उस काइंड को सर, भी यस सर काइंड में क्या क्या आता है? हाँ, काइंड मैं बोलता रहा हूँ, ये काइंड वो काइंड मानी जाएगी, सामान के बदले कोई सामान, ये काइंड हो गई। अगर लॉ लिख देगा कि ओनली मनी, तब तो वो उसने बोला मैं 10 बोरे गेहूं भेज रहा हूँ, तुम यार 4 बोले उसके बदले में मुझको आलू भेज देना। तो दो व्यापारियों ने डील कर ली, टैक्स वाला मुंह टापता रह गया क्योंकि लॉ में लिखा था कि अगेंस्ट मनी, मनी तो ली भी नहीं गई। आप कानून समझते ना, एक पॉइंट पकड़ा जाता है कि भाई इसमें तो मनी पे टैक्स था, मनी तो आई नहीं। तो उसने बोला एनी काइंड। आपने इसीलिए तो तय कर लिया कि आपके 10 बोरे गेहूं की कीमत शायद 4 बोरे आलू से सेट हो जा रही थी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी आज के समय का रेट मत मिलाने लगेगा, ठीक। तो आपको तो ये अंदाजा होगा कि 10 बोरे अगेंस्ट में ये जो हम 4 बोरे दूसरा सामान मंगा रहे हैं ये लगभग उतनी वैल्यू का होगा, आपने तय कर लिया, दैट इज द काइंड। तो आगे की जो मैं बात पूरी करने वाला था, जिसके पहले आपका क्वेश्चन आया, वो बात ये है कि दैट काइंड शुड बी क्वांटिफाइबल इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि ये जो मनी के अतिरिक्त दूसरा प्रकार है इसकी भी मनी में गणना की जा सकती हो, इसको काइंड बोलेंगे। अब आप दोनों ने, अगर दो व्यापारियों ने तय कर लिया भैया कि मैं ये भेज रहा हूँ 10 बोरे, तू मुझे 4 बोरे भेज देना, तो ये जो 4 बोरे आ रहा है इसकी भी कीमत निकाली जा सकती हो और वो 10 बोरे की भी कीमत निकाली जा सकती हो, बस हो गई टैक्सेबिलिटी। तो ये तय हो जाएगा कि इस 10 बोरे के अगेंस्ट में तुमने ये 4 बोरे, मतलब अच्छा इतने का ये आलू, हाँ बाजार में क्या भाव चल रहा है ये, अच्छा मतलब इतने पे 10 बोरे बेचे तुमने, दैट इज कॉल्ड काइंड। और यही कंसिडरेशन है, ठीक। तो कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई के साथ में, ये सारा अभी तक पिछली क्लास का बात है। अब हम इस पे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, इसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो अब वो कौन सी इवेंट हो सकते हैं कि जब विदाउट कंसिडरेशन आपकी सप्लाई को एडमिट कर लिया जाए। ये कौन से इवेंट हो सकते हैं? ये वो इवेंट हो सकते हैं कि जब एजेंट किसी प्रिंसिपल से सामान को प्राप्त करे या किसी एजेंट से किसी प्रिंसिपल को सामान लौटाया जाए। इन मेरे बिहाफ पे कोई दुकान खोल के वहां पर बैठा हुआ है बाहर, अब मैंने उसको सामान पहुंचाया है तो ये सप्लाई नहीं है, या वो मुझे वापस लौटा रहा है तो वो भी सप्लाई नहीं है। वरना सप्लाई में तो आप बोलोगे कि एक जगह से दूसरी जगह सामान गया और उसकी कुछ वैल्यू है और दोनों अगर ट्रेडर हैं तो ये सप्लाई हो गई, टैक्स लगेगा। इफ इट इज इन एजेंट तो वो नहीं लगेगा, ठीक, तो वो नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशन है, देन ये कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इन एक्टिविटीज में भी सप्लाई को वैल्यूएशन दे दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर इन द नेक्स्ट वे आपके लिए कंसिडरेशन को छूट दी गई है कि कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। व्हेन द परमानेंट डिस्पोजल ऑफ और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच, लिख सकते हैं आप, ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। कोई ऐसी बिजनेस एसेट है कि जिसका परमानेंट डिस्पोजल कर रहे हैं आप, हटा रहे हैं बिजनेस से या ट्रांसफर कर रहे हैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, और जिस पर कि अगर कोई आईटीसी थी तो आप अवेल कर चुके हो,
तो इस पे भी कंसिडरेशन को हम लोग नहीं मानेंगे और ये जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आपके नेचुरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। ऐसी एसेट्स, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ऐसी सप्लाई कि जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन या स्पेसिफाइड पर्सन के बीच हो। अब ये लॉ की लैंग्वेज आ गई कि डिस्टिंक्ट पर्सन और स्पेसिफाइड पर्सन्स मीन्स द रिलेटेड पर्सन्स के बीच में कोई ऐसी डीलिंग है तो उसको भी हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, तो सप्लाई में नहीं आएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। ये कौन कौन से लोग हैं कि जो ये रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे फॉर द पर्सन इन द बिजनेस, और यहाँ पर सप्लाई नहीं मानी जाएगी कि जब पर्सन्स आर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ वन एंड अदर बिजनेस, यानी एक बिजनेस का डायरेक्टर दूसरे बिजनेस के डायरेक्टर को या ऑफिसर को कुछ सामान भेज रहा है, तो ये बेचा जाने वाला सामान नहीं है। कोई स्पेसिमेन भी भेज सकता है, कोई सैंपल भी भेज सकता है। ठीक, उनके बीच में रिलेशन है बिजनेस के, तो वो दूसरी चीजें भी भेज सकते हैं। ये बेचे जाने वाला सामान अलग दिखता है साफ कि उसका कंसिडरेशन है, ये ना बेचे जाने वाला भी सामान। ठीक, तो ये इनके बीच में अगर ऐसा रिलेशन है तो अगर ये कोई थोड़ा सा ऐसा सामान भेज रहे हैं तो इसको माना जा सकता है कि ये सप्लाई का हिस्सा नहीं है। जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हैं वो अगर आपस में एक दूसरे को कुछ भेज रहे हैं तो ये भी सप्लाई नहीं है, बिकॉज दे आर पार्टनर्स ऑफ द सेम बिजनेस। और बिजनेस अपने आप में एक अलग लीगल एंटिटी है, तो बिजनेस जिसके साथ डील करेगा तो हम सप्लाई मानेंगे कि यहाँ कुछ बेचा या कुछ प्राप्त किया। अब एक आपका जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को कोई सामान भेज रहा है, तो ये तो बिजनेस की डीलिंग नहीं हुई, इसलिए इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर होने चाहिए। तीसरा, रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, मालिक और नौकर के बीच का अगर रिश्ता है तो यहाँ पर भी सप्लाई नहीं है, क्योंकि जीएसटी में क्या चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो अगर एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसके अगेंस्ट उसे सैलरी मिल रही है, तो ये सर्विस जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। अलग से लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वर्ड बहुत कॉमन है। क्या कर रहे हो भैया, सर्विस, तो सर्विस के अगेंस्ट में क्या मिल रही, सैलरी। तो ये सैलरी मतलब ये वो सर्विस नहीं है कि जो सर्विस एक व्यापारी बेचता है। जैसे आप फोन को यूज कर रहे हो तो जो चार्ज है, उसका रिचार्ज है, उसकी डेटा वैल्यू है, उसकी डे टाइम लिमिट है, ये सब सर्विसेज है जो आप यूज करते हैं। इसके अगेंस्ट में आप पेमेंट करते हैं। इसके अगेंस्ट में आपने कोई काम तो नहीं किया किसी एयरटेल या किसी जियो या किसी के पास, कुछ वर्किंग आवर्स तो आपने स्पेंड नहीं किए। तो ये सर्विसेज है विच आर सोल्ड, बट व्हेन यू आर वर्किंग अंडर एनी एम्प्लॉयर, the terms and condition of working are pre-decided and the remuneration or salary is pre-decided against the work। तो ये सर्विसेज नहीं है। कैसी सर्विसेज नहीं है, जो जीएसटी में टैक्सेबल। अब कौन कौन से पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको जीएसटी में सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि अगर जो पर्सन्स हैं वो आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो एम्प्लॉयर ने जो सर्विस रेंडर की वो जीएसटी का सब्जेक्ट नहीं है। भले उसमें कंसिडरेशन दिख रहा है कि मैं 1 महीने काम करूंगा तो 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, अगर ऐसा कंसिडरेशन दिख भी रहा है तो भी ये जीएसटी का सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, इस पे जीएसटी लागू नहीं होगा, अच्छे से लिख लो। ठीक, कोई ऐसे रिलेशन जिसमें कोई व्यक्ति एक के दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। ठीक, जैसे किसी कंपनी में किसी डायरेक्टर के पास, भाई वो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर आपने पहले लिख लिया, लेकिन उसके पास 25% से ज़्यादा शेयर्स की होल्डिंग है,
अगर उसके पास 25% से ज़्यादा शेयर्स की होल्डिंग है, देन he is able to control over the company. And if it is able to control over the company, then it is able to control over the persons who are the part of such business. और उनके बीच में अगर कोई ऐसा लेन देन है, then it is also not part of GST. वो GST का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कितनी कितनी चीजों पे हमने बोला कि नहीं होगा। एक, जब एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता हो। एक, दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता हो। तीसरा, आपस में साझेदार हो एक ही बिजनेस में। बिजनेस में डायरेक्टर हो एक दूसरे बिजनेस के, उनके बीच की कोई लेन देन हो। ऐसे लोग हों कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के ऊपर कंट्रोल हो। ये सारे लोगों के बीच में अगर कोई लेन देन है तो उसमें हम जीएसटी नहीं लगा देंगे, क्योंकि ऐसे लेन देन कई दफ़ा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्यापारिक लेन देन नहीं होते। ठीक, या जो बिजनेस एसेट्स हैं उनका ट्रांसफ़र, जबकि उनका आईटीसी आप पूरा अवेल कर चुके हो तब। ठीक है, इतने सारे केसेस हो गए हमारे कि जिसमें हमने क्या बोला कि आपकी जीएसटी नहीं लगेगी। अब जल्दी से आगे देखते हैं अगले पॉइंट्स आपके लिए। अब ये कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई मीन्स जब दो तरीके की चीजें आपस में मिल करके एक सप्लाई बन रही है। बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये दो तरीके की चीजें कौन सी हैं? आपके जीएसटी में दो वर्ड हैं, एक गुड्स, दूसरा सर्विसेज। तो कोई एक ऐसी सप्लाई हो, ऐसी चीज बेची जा रही हो या खरीदी जा रही हो कि जिसमें इन दोनों का कंपोजिशन हो, दोज आर कॉल्ड द कंपोजिट सप्लाई। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो ये ठेके पे काम होते हैं, सड़क बन रही है, ब्रिज बन रही है, अब आप इसमें देखोगे मटेरियल भी लग रहा है और साथ में लेबर भी लग रही है। गवर्नमेंट या कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ठेका दे रहा है तो बोल देगा कि यार ये सड़क यहाँ से यहाँ तक इतनी मीटर आप बना दीजिए इतने लाख में, तय हो गया, दोनों के बीच साइन हो गया। लेकिन वो जो अमाउंट है, अब उसमें आप देखो मटेरियल भी शामिल है, एंड मटेरियल इज द सब्जेक्ट ऑफ गुड्स। सरिया लगे, ईंटा लगे, सीमेंट लगे, मोरंग लगे, रेत लगे, कुछ भी लगे, वो गुड्स के अंतर्गत आएगा। और जो लेबर लगने वाली है, काम करने वाले मजदूर हैं, ये सर्विसेज के अंतर्गत आ रहा है। तो अब अगर ये सर्विसेज के अंतर्गत आ रहा है, वो गुड्स के अंतर्गत आ रहा है, मतलब अब दो तरीके की चीजें हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट सप्लाई। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई का फर्क आपको समझ आ रहा होगा, आने लगा। अब सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, और कंपोजिट सप्लाई क्या है। ये बातें आपको समझ आनी। कंपोजिट सप्लाई का नेचर ये होगा कि दो डिफरेंट टाइप की चीज, मतलब गुड्स और सर्विसेज, ये एक साथ मिलके एक सप्लाई बने, देन इट इज कंपोजिट। कंबाइंड सप्लाई क्या हो सकती है? एक वर्ड और, कंबाइंड सप्लाई हो सकती है कि दो तरीके के आइटम मिलके एक साथ कुछ ऐसा बन जाए, तो वो कंबाइंड हो सकती है, डिफरेंट नेचर नहीं हो। जैसे अभी आप एक ऐसा पैक देखो, क्या है भाई, ये शेविंग किट है। अब शेविंग किट में क्या है, थोड़ा सा वो फोम भी है लगाने का रखा हुआ है, तो कोई रेजर भी रखा हुआ है, फिर उसके बाद में एक ब्लेड, सब अपने आप में एक अलग अलग प्रोडक्ट हैं। वो रेजर भी अलग दिखता है, उसकी कॉस्ट कुछ अलग है, फोम भी कुछ अलग दिखता है, उसकी कॉस्ट कुछ अलग है। भले एक कंपनी के ही हो, पर दे आर सेपरेट आइटम्स, वो एक सेपरेट आइटम है। और ध्यान से सुनिएगा सारी बात को, कंबाइंड और कंपोजिट में क्या फर्क है? वो सब एक सेपरेट आइटम है अपने आप में, अलग अलग।
अगर आप एक रेजर लेने जाओगे तो वो भी बाजार में मिल जाएगा, और एक फोम लेने जाओगे वो भी बाजार में मिल जाएगा उसी कंपनी का, सेम की जो एक किट के अंतर्गत है। ब्लेड लेने जाओगे ब्लेड भी मिल जाएंगे, ब्रश लेने जाओगे ब्रश भी मिल जाएगा। अगर इसको मिला के एक किट बनाई गई है और वो बेची जा रही है एज ए शेविंग किट, देन इट इज अ कंबाइंड सप्लाई। एंड व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स मटेरियल्स। वो गुड्स के प्रोडक्ट अपने आप में मिल करके एक सप्लाई के आइटम बन जाए। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिट और कंबाइंड का फर्क समझ आ रहा है आपको? यस, प्लीज रिस्पॉन्स। कुछ समझ आया ये? सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा। ओके भाई, आपका जीएसटी में 3 वर्ड है, गुड्स सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब ये दोनों की अलग अलग बिल्कुल वर्किंग है। गुड्स क्या चीज़ है? गुड मटेरियल चीज़ है, टेंजिबिलिटी है, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। आप किसी भी सामान को हाथ में उठा के उसका वेट देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। सर्विसेज को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है। क्लियर? ये दोनों जब आपस में मिल करके एक सप्लाई बन जाए, देन इट इज कंपोजिट। एग्जाम्पल हमने आपको दिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट दो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि ये पुल बना देना। अब वो पुल बनाने में लेबर भी लगाएगा और सामान भी लगाएगा। लेबर इज द सर्विसेज और जो उसमें सामान लग रहा है दैट इज द गुड्स। पर आपको तो एक ही चीज का पेमेंट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट का। अब कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, विच आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, बट अंडर द हेड ऑफ जीएसटी। जीएसटी के हेड के अंतर्गत है, एक गुड्स है एक सर्विसेज है, दोनों मिल गए कंपोजिट। कंपोजिट सप्लाई। ठीक, आप यात्रा करो फर्स्ट क्लास में ट्रेन की या हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज की यात्रा में आपको क्या मिल रही? सर्विसेज। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो सुविधादार है, तो आप देखोगे जीएसटी लग जाता है। जैसे ही आप इसी क्लास में चलने लग जाओगे, जीएसटी भी लगता है आपके साथ में, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज सर्विस। सिंपल टिकट पे आप चल रहे हो, जीएसटी के रेट बड़े हल्के हैं, नहीं है या तो, और जैसे ही आपकी रेट ऊपर गए तो आपके जीएसटी के रेट हाई हो जाते हैं, मींस दे आर कंसीडर्ड एज मोर वैल्यूएबल सर्विसेज। अब इस यात्रा में अगर आपको साथ में भोजन भी फ्री प्रोवाइड हो रहा है, मींस गुड्स यू आर गेटिंग, एंड इफ यू आर गेटिंग द गुड्स देन इट इज बिकम अ कंपोजिट सप्लाई। आप इसका अलग अलग पेमेंट थोड़ी कर रहे हो। मान लो जो आपका टिकट है, एयरलाइन का टिकट कभी भी आप लो या एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लो, तो उसमें आपके लिए जो भी बीच में रिफ्रेशमेंट्स आनी है या बीच में लंच आना है, इसके कोई अलग से चार्ज नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। फिर आपको वो 2 कंबल भी दे जाएगा, पानी की बोतल भी दे जाएगा। पानी की बोतल, मिलने वाला खाना, रिफ्रेशमेंट, ये गुड्स है। मिलने वाला कंबल, मिलने वाली तकिया, एसी का फील, सुविधाजनक यात्रा, ये सर्विसेज है। इन दोनों का कंपोजिशन बन गया कंपोजिट सप्लाई। क्लियर? हम पैसा एक ही चीज का दे रहे हैं जीएसटी में। एक सप्लाई टिकट का, आप कभी अगर टिकट का प्रिंट निकलवाओ तो उसको देखोगे कि क्या होगा, आपको क्या मिलेगा। आप देखोगे उसमें क्या मिलेगा कि ये टिकट का दाम है और ये इसके ऊपर पड़ने वाला जीएसटी है, ये फाइनल टिकट की पेमेंट है। तो आप किसका पेमेंट कर रहे हो? टिकट का। मिलने वाले खाने और पानी का पैसा अलग तो पे नहीं कर रहे हो ना, टिकट का दाम अलग पे कर रहे हो। तो आपके लिए कंपोजिट हो गई ना, दोनों सप्लाई मिक्स आपस में मिली हुई है। एक तरफ सर्विसेज है, एक तरफ गुड्स है, दोनों मिल गई कंपोजिट। अब कंबाइंड सप्लाई कौन सी है कि कई सारे गुड्स आइटम आपस में मिलके अब बंडल बन जाए। एग्जांपल मैंने आपको दिया शेविंग किट, तो उसमें वो आपका शेविंग सोप या फोम भी है और साथ में रेजर भी है, साथ में वो ब्रश भी है, और ये सब अपने अपने आप में अलग अलग प्रोडक्ट है।
सेम कंपनी के और अलग अलग बिक भी रहे हैं, लेकिन आपने सेविंग किट की तरह खरीदा तो उसमें वो सब शामिल और मिलके एक आइटम बना। आपने किसका पेमेंट किया? सेविंग किट का, ना कि अलग अलग रेजर का, ना कि अलग अलग सोप का, ना कि अलग अलग ब्रश का। तो दिट इज कंबाइंड। ये फर्क है दोनों। ठीक। तो सप्लाई के नेचर से, ओके सर। सप्लाई के नेचर से सप्लाई कितनी तरीके की बन गई? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई में दो कैटेगरी बन जाएंगी, द कंबाइंड सप्लाई एंड द कंपोजिट सप्लाई। अगर सप्लाई के ऊपर आपको बोलने को आ जाए या लिखने को आ जाए, एक तो सप्लाई का आप समझ चुके होती क्या है, फिर इसके बाद इसके तरीके में ये चार तरीके बनेंगे। एक सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली, देन मिक्स सप्लाई। और मिक्स में दो कैटेगरी बन जाएंगी, कंपोजिट एंड कंबाइंड। कंपोजिट इज द composition of goods and services, while combined is the composition of only goods or only services. कई तरीके की सर्विसेज भी अगर एक साथ आपको मिल रही है जो कि अलग अलग टैक्सेबल हैं, तो ये भी कंबाइंड सप्लाई बन सकती है। समझ रहे हैं आप बात? ये भी कंबाइंड सप्लाई बन सकती है। जैसे अगर आपको कोई होटल ये ऑफर करे कि आप अगर मेरे यहाँ आके रुकते हो तो जो मैं रूम चार्ज लूंगा इसमें खाना भी फ्री है, और इसमें 200 रुपए का या इतने रुपए का रिचार्ज भी फ्री है, और इतने एरिया की टैक्सी टूरिंग भी फ्री है। पर शर्त ये होनी चाहिए कि वो रिचार्ज, वो टैक्सी का टूर, या वो जो आपको लंच या डिनर जो भी प्रोवाइड करा रहा है, इस पे अलग से भी चार्ज उसके लगते हों, मतलब वो सेपरेट उसके सेलेबल आइटम्स हों, ये सर्विसेज भी। तो ये कंपोजिशन ऑफ सर्विसेज एक साथ आपको दे रहा है। तो ये जो एक साथ आपको दे रहा है दैट इज कॉल्ड कंबाइंड सर्विसेज सप्लाई। तो सर्विसेज का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है इन द टर्म्स ऑफ कंबाइंड सप्लाई, गुड्स का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है इन द टर्म्स ऑफ कंबाइंड सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई, इन दोनों को मिला के बना दो। इतने तरीके से सप्लाई आपकी बन सकती है। ठीक, कोई क्वेरी है इस पर तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को कोई इस पर हल्का सा भी डाउट आ रहा हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अपने हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नो सर। ओके, तो अब हम लोगों ने जल्दी से जो ऊपर पहले डिस्कस किया था कि किस किस चीज़ों पर हमारी सप्लाई नहीं लगती है, जिनको हम सप्लाई की कैटेगरी में नहीं मानते, क्योंकि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। तो एक वो जो 4-5 कारण मैंने आपको लिखा दिए कि इनमें सप्लाई नहीं लगती। उसके बाद एक बहुत कॉमन से कारण है, उनको आप फटाफट से लिख लीजिए। एक तो रट लीजिए बिल्कुल, सम आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अगर रिलेशन है तो ये सप्लाई नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्टार बना के रख लो। दूसरा, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, देन इट इज नॉट अ सप्लाई, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। आप न्याय लेने जाओ, किसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ तो उसका कोई जीएसटी नहीं पड़ेगा, वो भी तो एक सर्विस है कि आप जा रहे हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, आपकी समस्या सुन रहा है, आपको रोज पेशी पे बुला रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, समय दे रहा है। यही तो सर्विस वाले करते कि आपको समय दें, सुविधा दें, उसका पैसा ले लेते हैं। तो अगर किसी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल से ठीक कुछ आपको मिल रहा है, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो या अवेल कर रहे हैं, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उसको सप्लाई नहीं मानते। तीसरा, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल्स या लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल्स, मतलब ये आपके सारे सभासद, नगर पंचायत के, ग्राम पंचायत के, इसके पदाधिकारी, मेयर या ग्राम में जिला परिषद के अध्यक्ष या विधायक या सांसद या मंत्री, इनसे कोई भी सर्विसेज मिल रही है या ये प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। ठीक, कोई भी चेयरपर्सन जो गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन का है, किसी बोर्ड का है, किसी आयोग का है, उससे जो आपको सर्विसेज मिल रही है वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। लिखते जाइए अच्छे से। देन
सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूनरल, बूरियल एंड क्रीमाटोरियम, मतलब ऐसी सर्विसेज जो मृतक क्रियाओं से संबंधित हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक, जैसे दाह क्रिया का हो, या जिनके यहाँ खुद के गाड़ने का सिस्टम है, उनके यहाँ के जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हो, उनको लाने ले जाने वाली गाड़ियाँ, ये जो चीज़ें आपके इससे जुड़ी हुई हैं, फ्रॉम द फ्यूनरल एंड द बूरियल और द क्रीमाटोरियम, पोस्टमार्टम की सर्विसेज, शरीर से विस्तारण की ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड, इस पर जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम सप्लाई नहीं मानते। जीएसटी नहीं लगता का मतलब इन द अदर वर्ड्स, इनको हम सप्लाई नहीं मानते। और सप्लाई की जनरल परिभाषा क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जाए इन एंटिसिपेशन ऑफ सम कंसिडरेशन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे किसी प्रत्याशा की चाहत में कि हमको भी पलट के कुछ मिलेगा। तो यार चाहे वो क्रिमिनल हो या फ्यूनरल हो या बूरियल हो या क्रीमाटोरियम हो, सब में पलट के कुछ चाहत है। जो आपकी दाह क्रिया में लोग हैं, उनको सबको आपसे पलट के पैसा लेते हो, तो आपको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जीएसटी नहीं है। उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। जब हम सप्लाई नहीं मानेंगे तो जीएसटी लगेगा। ठीक, कोई डाउट बेटा? सर हेलो। यस बोलो। सर सेल ऑफ लैंड में क्यों नहीं लगता जीएसटी? मतलब सर लैंड तो सर हम किसी को दे रहे हैं, मतलब सप्लाई की तरह ही हो गया हो। हाँ बेटा, देखो सरकार को टैक्स, अब टैक्स की बिल्कुल सिंपल परिभाषा ये कि एक लेने वाला है और वो देने वाला है। सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड की बात हो रही है। ठीक, अब सेल, अब उसके ऊपर बन के बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके ऊपर फ्लैट्स बन गए तो लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। अगर उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बन गई, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, फ्लैट बिक रहे हैं तो लग जाएगा, लेकिन सेल ऑफ लैंड पे नहीं लगता। कैपिटल गेन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कैपिटल गेन के रूप में गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, नंबर 1। दूसरी चीज, अब रियल इस्टेट पे इसलिए लग जाता है कि रियल इस्टेट इज ए टाइप ऑफ, एक बिजनेस बन जाता है ना वो, कि कुछ लोगों के पास उसकी होल्डिंग है, उसका स्टॉक है, एक से दूसरे को बेचा जा रहा है, तो यह टाइप ऑफ बिजनेस, तो वो एक गुड्स की तरीके से क्रिएट हो जाता है। लैंड, अभी बहुत सीधी सी बात है, लॉ में ये नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति ये सवाल नहीं कर सकता है कि यार ये इस पे कानून क्यों नहीं बना या इस पे क्यों बना है, क्योंकि ये तो जो लेने वाला है गवर्नमेंट है, उसकी इच्छा है कि हाँ हम यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, मेरी मर्जी। बात समझते जाइए आप। जैसे आप, यस, आपके इंडिया में कानून है कि अगर आप हथियार लेके घूम रहे हो तो दफा 25 लग जाएगी, जमानत वाला और पता नहीं कैसा क्या एक कानून है। आप हथियार घर में नहीं रख सकते विदाउट लाइसेंस। अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में आप कोई भी हथियार इस एक लेवल तक का, राइफल तक भी घर में आप रख सकते हो विदाउट लाइसेंस, लेके घूम सकते हो। अब कोई अमेरिकन इंडिया में अगर आ जाए और वो राइफल लेके घूम रहा है, तो वो तो बेचारा दफा 25 में बंद हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट और एज पर द डिजायर और विल ऑफ सच कंट्रीज गवर्नमेंट। तो सरकार अपने हिसाब से जो नीतियां बना रही है वो बात है। अब क्योंकि इन्होंने लैंड को कहीं और टैक्सेबल कर रखा होगा, आपका विषय बढ़ जाएगा, फिर मुझे ये पढ़ाना पड़ जाएगा कि लैंड कहाँ टैक्सेबल है। ठीक, तो लैंड आपके लिए इनकम टैक्स में कैपिटल गेन। किसी लॉ की इग्नोरेंस कभी माफी के काबिल नहीं होती। यही बात समझ लो ना आप किसी कानून को मत जानो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून के दायरे से बाहर हैं।
जो बेचारा जिंदगी भर गांव में रहा हूँ 50 साल तक, कभी शहर ही ना आया हो, और गांव में अपना मोटरसाइकिल लेके घूमता है 5 सवारी बैठाल के, उसको कोई टोकता भी नहीं है, जय राम जी की करता हुआ चलता है पूरे गांव में। और वो धोखे से आ गया है रिश्तेदार के यहाँ शहर, ना उसने हेलमेट लगाया और अपनी उसी आदत के अनुसार 5 नहीं तो 3 तो बैठाल के निकल पड़ा, डबल चालान हो जाएगा उसका, हेलमेट का भी और 3 सवारी का भी अगर मिल गया कोई तो। वो लाख दलील देता रहा कि मेरी उम्र 50 साल हो गई, बाल सफेद हो गया, मैंने तो कभी नहीं लगाया। दैट इज कॉल्ड द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, एंड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ की जानकारी नहीं तो कोई छूट नहीं मिलती। हाँ, अब ये लॉ तो किसने बनाया उसकी इच्छा, किसका काम है टैक्स लेना? सरकार का। अब सरकार 10 आइटम नए बना के डाल दे कि हम इस पे लेंगे, हम आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में जा सकते हैं बस कि यार इसको कम कर लो, इसको ज्यादा कर लो, इसको हटा लो। ये नहीं कह सकते आपने लगाया क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था, द आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। वो बना सकते हैं, ये अधिकार उनको संविधान ने दिया और आपकी राज्य सरकारों को भी दिया। आपके 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, 1 यूनियन लिस्ट, 2nd स्टेट लिस्ट, 3rd कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में आइटम है उनमें केंद्र सरकार सारे कानून बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट में आइटम है उनमें राज्य सरकार सारे कानून बना सकती है, जो कंकरेंट लिस्ट में आइटम है उसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो ये तो उनका अधिकार है। और अब अधिकार में क्या हस्तक्षेप? जैसे हमारे आपके फादर वो बोल दे भाई उनका अधिकार है, ये काम करना है, हाँ जी करना है, लाख मुझको ना समझ आता हो। वो बोल दे ये नहीं करना, मुझे कितना भी पसंद हो, अब नहीं करना है, तो हमारे लिए तो वही लॉ है। विच द सुपेरियोरिटी और सम एडमिनिस्ट्रेटिव होल्डिंग पोजीशन सेज टू अस इज द लॉ। यही होता है ना आपका कस्टमरी लॉ, तो घर में यही चलता है ना कि जिसकी बात चलती है, मदर हो या फादर, वो जो बोल दे वही मानना है। सेम विद द लॉ। अब सरकार ने क्यों छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा वो छोड़ दीजिए आप, ठीक, वो फिर आपके लिए बहुत लार्ज हो जाएगा उस डिस्कशन। क्लियर? तो अब हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा अभी तक, कि सप्लाई होती क्या है, सप्लाई में कंसिडरेशन का क्या मतलब है, और सप्लाई में सप्लाई और उसके बाद क्या क्या आइटम्स हैं जो सप्लाई का हिस्सा नहीं। फिर ये सीखा कि क्या कंपोजिट सप्लाई है और क्या मिक्स्ड सप्लाई में कंपोजिट सप्लाई है और क्या कंबाइंड सप्लाई है। इतनी बातचीत हो चुकी, मीन्स द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई आपसे डिस्कस हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस पर अगर किसी को कोई अभी तक आपको हल्का सा डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो आपकी जो ये कंपोजिट सप्लाई होती है, अब इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे क्रिएट होगी, एक एक लाइन की बात है, इसको लिख लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। इसमें जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे क्रिएट होगी, आप कौन सा रेट लगाओगे? भाई टैक्स के कई सारे रेट होते हैं ना। मान लो आपकी जो कंपोजिट सप्लाई है उसमें जो गुड्स का आइटम है वो 18% से टैक्सेबल है, और जो सर्विसेज का आइटम है वो मान लो 12% से टैक्सेबल है। अब आपको तो एक ही चीज का पैसा देना ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख का, अब इस पे जीएसटी आपको लेनी है या देनी है। तो आप तो ये बंटवारा नहीं करोगे कि इसमें 50,000 लेबर का है तो इसको 12% से लगाओ, इसमें 1,50,000 जो है वो गुड्स का है तो इसमें इतने % का लगाओ। तो अगर ऐसी कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें क्या लगेगा जाएगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी, अंडरलाइन करके लिख लेना, विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सच कंपोजिट सप्लाई, उसका रेट लगेगा। मतलब जो बिगर पार्ट ऑफ सप्लाई होगा, यानी उस कंपोजिट सप्लाई में जो ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा उस पे जो रेट एप्लीकेबल होंगे वो रेट लगेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए ध्यान से, बहुत वैल्यूएबल बात है ये। In the case of the composite supply, the rate of principal supply should be treated as the rate of whole supply। भाई कई सारे उसमें चीजें शामिल होगी ना, 2 और मोर कंपोजिट सप्लाईज में, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लग जाएगी। दूसरा केस हम लोग का जो था कंबाइंड और मिक्स सप्लाई वाला,
उसमें क्या हो रहा है कि जो आइटम अंडर द सप्लाई विच वो आइटम जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है वही रेट पूरी सप्लाई पे लगा दिया जाएगा। दोनों में फर्क देख लीजिए आप। पहले केस में क्या हो रहा है, जिस आइटम की ज्यादा हिस्सेदारी है उस पे जो रेट लग रहा है वो रेट पूरी सप्लाई का मान लिया जा रहा है। क्लियर? दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जैसे हमारा वो एग्जांपल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, शेविंग किट। अब शेविंग किट में फोम है, ब्रश है, रेजर है, कुछ जो है वो एक डिटॉल की शीशी भी रखी है, कोई परफ्यूम भी रखा है। तो इसमें जो वाला आइटम, जो प्रोडक्ट जिसपे सबसे ज्यादा रेट लग रहा होगा, मान लो फोम पे लग रहा है 5%, ब्रश पे लग रहा है 12%, और आपके साथ पास जो अंदर वो रखा है परफ्यूम, उस पर रेट लग रहा है 18%, तो 18% से वो पूरी सप्लाई की वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। हाईएस्ट रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी सप्लाई, भले वो ज्यादा हो या कम हो, इसमें मिक्स सप्लाई के केस में। और कंपोजिट सप्लाई के केस में जिसका ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा, जैसे आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें मान लेते हैं हम कि 3 हिस्सा गुड्स का था और 1 हिस्सा लेबर का था। तो जो हिस्सा गुड्स का टैक्सेबल था अगर 12% थे और लेबर टैक्सेबल थी 18% से, तो 12 से सारे टैक्सेबल हो जाएंगे, विच कवरिंग द बिग एरिया ऑफ टोटल सप्लाई। अगर ये टोटल सप्लाई है तो उसमें जो ज्यादा हिस्सा उस पर जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई, कंबाइंड सप्लाई, जो हाईएस्ट रेट होगा ऑफ एनी आइटम ऑफ सच कंबाइंड सप्लाई, वो पूरी सप्लाई पे लागू हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके। तो सप्लाई से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों की बहुत सारी बातें हो गई। अब जल्दी से थोड़ी सी बात अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, जिसको कल खत्म कर देंगे। आज हल्का सा आपको केवल टच दे रहे हैं, थोड़ा देख आइएगा घर से, बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई की प्लेस क्या मानी जाए। क्योंकि शुरुआत से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जिस राज्य में ये इवेंट हो रहा होगा, सच स्टेट विल कलेक्ट द जीएसटी रेवेन्यू। तो प्लेस तो डिसाइड होनी चाहिए, ये सामान बिका कहाँ, वहीं तो जीएसटी लगेगा। तो ये प्लेस कैसे डिसाइड होगी, ये जो पूरा टॉपिक है, इट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक? और इस प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें जानने वाली हो जा सकती हैं, कि इसके लिए क्या क्या नियम है, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। व्हाट आर द रूल्स और प्रोविजन रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, पॉइंट पहला। सेकेंड, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर की लोकेशन क्या है, ये एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। और ये जो लोकेशन है, ये गुड्स का सप्लायर है तो क्या है, अगर सर्विसेज का सप्लायर है तो क्या है। अगर ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई ये विद इन इंडिया है तब क्या है, अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा। ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चले जाइएगा सिंपली, जैसे मैं लिखा रहा हूँ। फिर आगे डिस्कशन होगा और कोशिश करिएगा कुछ दिखाइएगा। कितने पॉइंट हो गए हम लोग के, कि प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड रूल्स और प्रोविजंस क्या हैं, देन लोकेशन क्या है सप्लायर की इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब अगर आउटसाइड इंडिया है देन इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। अब अगर आउटसाइड इंडिया है तो दो चीजें हो सकती हैं, एक्सपोर्ट हो रही होगी या तो इंपोर्ट हो रही होगी। ठीक, इतनी बातें हो गई। फिर इससे आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ खास जगह और हैं कि इन द केस ऑफ द सप्लाईज फर्दर बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट है, लिख लीजिए, कल इनको सबको डिस्कस कर लेंगे। इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट
and catering business. In the case of training, in the case of cultural, artistic or sporting, scientific or educative or entertainmentative services. In case of transportation of goods, ये सारी की सारी बेटा सर्विसेज हैं. In case of transportation of passengers, telecommunication services, banking and financial services, insurance services, advertisement services, and treatment of SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इतने पॉइंट्स आपके इसमें कवर होंगे प्लेस को डिसाइड करने. तो इनको अगर आप थोड़ा सा देख आएंगे तो कल हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी. क्लियर? जितने भी आप लोग हो कोशिश करिएगा कल इसको थोड़ा सा देख के आइएगा. देन इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस. और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा कि ये कल पे टॉपिक होने वाला है. थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो उनको इजी होगा एट द एंड. ओके, नाउ इफ देयर एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क. अदरवाइज नाउ इट इज टाइम टू क्लोज द सेशन. यस, हैव यू एनी क्वेरी? नो सर, नो. ओके, then thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you, all of you.